हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके पहले की कहानी अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा एंड उसके बाद ही इस वीडियो पर जंप करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया, हटा दिया, क्योंकि उनको लगा कि इस मूवमेंट की वजह से काफी जगह पर लड़ाई दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और सत्याग्राहीज को सबसे पहले हमें ट्रेनिंग देनी होगी। इससे पहले कि हम मास स्ट्रगल्स उनसे करवाएं, पहले हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इन सारी चीजों के लिए रेडी हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि मूवमेंट में लोगों को एक अलग ही मैसेज हर जगह पर मिल जा रहा था। मतलब जो मैसेज गांधी जी देना चाहते थे उसके कुछ अलावा हटके ही चीजें हो रही थी। गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हर जगह पर वायलेंट हो, हर जगह पर झगड़े हो, दंगे फसाद हो, पर ऐसी सारी चीजें स्प्रेड हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने ये सारी चीजें जो है बंद करवा दी। इन्होंने कहा कि पहले इन्हें ट्रेनिंग दो, उसके बाद ही कुछ करना। विद इन द कांग्रेस Some leaders were by now tired of mass struggles. तो कांग्रेस में भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि मास स्ट्रगल से थक चुके थे और अब वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। कौन से इलेक्शंस में? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत चल रहे थे वो इलेक्शंस। उन इलेक्शंस में ये सब पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कौन? कांग्रेस के कुछ लीडर्स। उन्हें ऐसा लगा, दे फेल्ट that it was important to oppose British policies within the councils. उनको लगा कि इसी काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट हम करके जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं हम उन्हें अपोज करें, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, और हम आर्ग्यू करें रिफॉर्म करने के लिए, यानी बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए हम आर्ग्यू करें। एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और हम ये भी बताएं कि ये जो काउंसिल्स जो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं ये कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। उसके बाद है सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में रिटर्न लेने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए जो मोतीलाल नेहरू थे और सीआर दास थे, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। बट यंगर लीडर्स, जैसे अब उस टाइम ऑब्वियसली यंग ही रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, उनके सामने तो मोतीलाल नेहरू तो ऑब्वियसली अब उनके फादर हैं तो बड़े तो होंगे ही, तो वो एल्डर में आ गए और जेएल नेहरू वगैरह यंगर में आ गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यंगर लीडर्स हैं, इनका जो मेन मोटिव है वो फुल इंडिपेंडेंस का है, फुल इंडिपेंडेंस टारगेट लेके चल रहे हैं। इनके लिए ये नहीं है कि हाँ भाई हमें पहले इतना हिस्सा दो फिर इतना हिस्सा दो। इनका ये है कि देश हमारा है और हम पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा हिस्सा हमारा है तो हम उसे लेकर के रहेंगे। हम फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ये मोर रेडिकल मास एजिटेशन जो है ये करना चाह रहे थे। देन वी हैव, इस सिचुएशन में in such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. तो इस तरह की चीजों में क्या हुआ कि दो फैक्टर्स ऐसे थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को दोबारा से एक नया आकार दिया। द फर्स्ट वॉज इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे पहला था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. तो agricultural prices जो थे वो अब 1926 से लेकर के 1930 तक गिर करके खत्म हो गए, यानी कि प्राइस बिल्कुल ही घट गया। As the demand for agricultural goods fell and exports declined. तो जिस तरह से जो agricultural goods का डिमांड fell यानी कम हो गया, गिर गया, ऑब्वियस सी बात है जब फूड प्राइसेस ही घट जाएंगे तो डिमांड भी क्या होगा? घट जाएगा। कोई अपना मुनाफा कम तो करना नहीं चाहेगा, सबको प्रॉफिट चाहिए। इसी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी डिक्लाइन हो गए
एक्सपोर्ट्स भी अब लोग नहीं करना चाह रहे थे। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। देखिए, सबसे पहले एक फार्मर फार्मिंग करता है, किसानी करता है, उसके बाद वो जितने भी चीजें बोए रहता है, जो कुछ भी वो अनाज उगाता है, कुछ भी करता है, कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए और कई सारा हिस्सा, लगभग मान के चलिए 80% या 70% हिस्सा लगभग वो बेचने के लिए छोड़ देता है। ये उनका एक तरीका होता है कि इस क्रॉप्स को बेच करके मैं रेवेन्यू पे करूंगा, जो भी अपने परिवार का भरण पोषण है मैं करूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी फार्मर ने की है, अगर वो क्रॉप्स नहीं बिकेंगे तो क्या होगा? अगर वो क्रॉप्स नहीं बिकेंगे तो फार्मर अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे, साथ के ही साथ उनकी फैमिली की खुद की कंडीशन भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। यही प्रॉब्लम्स फार्मर को उस समय पर आ रही थी। होप यू कैन अंडरस्टैंड, होप यू कैन रिलेट ऑल्सो। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो 1930 के आसपास जो पूरा का पूरा एरिया था, जो कंट्री साइड थी, पूरी की पूरी टर्मोइल में थी, मुसीबत में थी। ठीक है, काफी दिक्कतें थी उस वक्त। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो इसी बैकग्राउंड के चलते हुए, कौन सा बैकग्राउंड, जो आप ये दिक्कतें देख रहे हैं, जो समस्याएं देख रहे हैं, इसी बैकग्राउंड में एक नई टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन से आ रही थी भारत में। ठीक है, जिसके जो हेड थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी इंसान है अभी के लिए ये। तो सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो ये क्यों आए थे, इसका रीजन समझिए। ये इसलिए आए थे क्योंकि इनको नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहे थे उसके रिस्पांस में रखा गया था। मतलब आप लोगों को देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने देश में। आपको देखा जाएगा कि आपने अपने देश में एक ऐसा मूवमेंट चलाया जो आपने हमारे खिलाफ चलाया, हमें भगाने के लिए चलाया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेज वो देने के लिए आए थे। और साथ के ही साथ इंडिया में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है, क्या नियम रखने हैं, क्या कायदे कानून रखने हैं, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, ऐसी सारी चेंजेस वो सजेस्ट करने के लिए आए थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। मतलब हमारे ही देश में आकर के, हमारे ही देश में कानून बना करके और हमें ही उसमें नहीं रखा जाएगा, ये कहाँ की चीज है? आप खुद सोचिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में रह रही है, वहां का कायदा कानून संभाल रही है, अब उसको भारत में लाया जाता है कि आओ तुम देखो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बताओ, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं उसको सही करो। वही दिक्कतें जो जहां पर इनको फायदा नहीं हो रहा है वही इनके लिए दिक्कत है। इनके लिए दिक्कत ये नहीं है कि फूड के प्राइसेस घट रहे हैं, इनके लिए दिक्कत ये नहीं है कि फार्मर अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, इनके लिए दिक्कत ये है कि इंडियंस जो है अब मूवमेंट चला रहे हैं जिसके वजह से चीजें दिक्कत में आ रही हैं, जिसके वजह से लोग और उनके साथ जुड़ रहे हैं, मास स्ट्रगल्स हो रहे हैं, उनके लिए ये दिक्कत है। तो इन सारी दिक्कतों को आकर के सही करो, चाहे जो करो, लेकिन ये सारी चीजें खत्म करो। इसलिए साइमन को बुलाया गया था। तो उसके बाद है हमारे पास व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। तो जैसे ही ये साइमन कमीशन इंडिया में आता है, इसको एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ इसका स्वागत किया जाता है, और वो नारा होता है गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ये एक बात साइमन को कही जाती है वेलकम करते समय। ऑल पार्टीज, जैसे कि कांग्रेस को भी इंक्लूड करते हुए जो मुस्लिम लीग थी, पार्टिसिपेटेड इन डिमॉन्स्ट्रेशंस, इन सारे धरने में पार्टिसिपेट किया। जो भी ये चीजें हो रही थी, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जो धरना किया जा रहा था, इन सब चीजों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी और कई अलग पार्टियों ने भी पार्टिसिपेट किया। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। देखिए, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, इन सबको जीतने के लिए वाइसरॉय ने क्या किया? वाइसरॉय जो कि थे लॉर्ड इरविन, अक्टूबर 1929 में अनाउंस किया एक ऑफर, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। जाने कितने दिन के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा अपना देश में
एक कुछ दिया जाएगा हिस्सा कि हाँ तुम भी कुछ अपने देश के लिए सोच लो। भारत को ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के जो कुछ लोग हैं, जो गिने चुने अच्छे खासे लोग हैं, उन्हें कुछ समय के लिए ऐसी चीजें दी जाएंगी डोमिनेट स्टेटस के नाम पे, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए। कुछ ऐसा तय नहीं किया जा रहा है कि 1 साल 2 साल या 3 साल, हो सकता है 1 दिन में ही हटा दे, हो सकता है 1 महीने में ही हटा दे। बस कहने का सेंस है कि ये एक ऑफर है तुम्हारे लिए। एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, राउंड टेबल होता है और काफी सारे लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं, वही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जो भी रूल्स रेगुलेशंस क्या बनेंगे फ्यूचर के लिए, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। दे डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस लीडर्स, तो इन्होंने कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई वो नहीं कर पाए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, अब कांग्रेस के अंदर में जैसे कुछ रेडिकल्स थे, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जिसके लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस थे। ये काफी और एजर्टिव हो गए। द लीडर्स एंड मॉडरेट्स हु आर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, और कुछ लोग जो बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने तो लगभग मान लीजिए अपना आधिपत्य ही खो दिया। देखिए हमारे देश की बात है तो इसमें हमारा ज्यादा सुनाई होनी चाहिए कि क्या देश में करना है। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी बड़े लीडर्स हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वही डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में क्या होगा, लेकिन वो हमारे देश के ही होने चाहिए। वी डोंट नीड अ ब्रिटिश कमिश्नर और समवन टू डिसाइड आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इसीलिए क्या हुआ कि जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे हमारे देश के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस के लिए जो प्रपोज किए, जो बातें बताई, और उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस ही खो दी, यानी उनका तो कोई आधिपत्य रह नहीं गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जब लीडिंग कर रहे थे तो एक डिमांड की गई पूर्ण स्वराज की या फुल इंडिपेंडेंस की इंडिया के लिए। ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना आजादी का दिवस मनाएंगे, यानी 26 जनवरी जब आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं आज के समय में, उस दिन उस तारीख को ये तय किया गया था उस वक्त कि इस समय हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जब लोग आजादी की किस्में खाएंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन थी इसको बहुत कम अटेंशन मिली, बहुत कम इसको लोगों ने ध्यान दिया, बहुत कम अटेंशन मिली। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी को एक ऐसा आइडिया निकालना था जिससे कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है अच्छे से निकल जाए और लोग इसको अपनी डेली लाइफ के इश्यूज से ही रिलेट कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम केवल फील कर सके, दिखा ना सके। जैसे मैं आपको अगर फ्रीडम का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स जब हम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, छोटे मोटे ही सही, तो वी फील अ काइंड ऑफ कि व्हाई दे आर डूइंग सो। भले ही वो हमारे पेरेंट्स हैं लेकिन वी फील इट। सो अगर ये आप अपने पेरेंट्स के लिए इतना फील कर सकते हैं, तो जब कोई बाहर का इंसान आपको ये कहे दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम हियर, यू डोंट हैव टू गो देयर, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू कैन नॉट वियर दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट ईट दिस, यू कैन नॉट बिकम डॉक्टर, यू कैन नॉट बिकम इंजीनियर, यू कैन नॉट डू दिस एंड दैट, ये सारे रूल्स स्पेसिफाई अगर कोई कर दे और वो बाहरी इंसान हो, तो हाउ विल यू फील? This is known as abstract idea, means which you cannot see, which you cannot touch, you can just feel. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर के फील कराया। So now we are moving ahead and the topic is Salt March and the Civil Disobedience Movement. So Mahatma Gandhi founded salt, a powerful symbol that could unite the nation. तो महात्मा गांधी ने नमक का आइडिया लगाया जो कि बहुत ही पावरफुल सिंबल है, बड़ा ही शक्तिशाली जो है सिंबल है लोगों को इकट्ठा करने का। क्योंकि नमक जो होता है वो हर कोई खाता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई नमक तो खाता ही है। ऑन 31 जनवरी 1930, तो 31 जनवरी 1930 को क्या होता है, महात्मा गांधी इरविन को, वाइसरॉय इरविन आपने पीछे देखा था, उनको लेटर लिखते हैं
जिसमें वो 11 डिमांड्स करते हैं। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कुछ चीजों में कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो जनरल इंटरेस्ट की थी। एक जनरली जो डिमांड्स होती हैं सबकी होती हैं वो कुछ थी, जैसे अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। कुछ जनरल थी यानी सबके लिए थी, कुछ डिफरेंट थी, पर्टिकुलर किसी एक एक अलग अलग क्लासेस के लिए वो डिमांड्स थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट्स तक की सबकी डिमांड गांधी जी ने 11 पॉइंट्स में मेंशन कर दी थी। द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग। तो आइडिया था कि डिमांड्स को हम वाइड रेंजिंग बनाया। वाइड रेंजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत शून्य से शुरू किया जाए और बहुत दूर तक जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक एटम और एक यूनिवर्स, यानी कुछ ऐसा जिसमें सब कुछ कवर हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाए। एक वाइड रेंजिंग डिमांड्स उसमें उन्होंने रखी थी। सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन, ताकि इंडियन सोसाइटी के हर लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और सबको यूनाइट कर दिया जाए एक सिंबल में। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज अ डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। इसमें जो सबसे जो मेन जरूरी जो डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स हटाया जाए। नमक पर बताइए कर लगा दिया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक। तो नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों ही खाते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। क्या ये बताने की जरूरत है कि नमक खाने के लिए कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल का एक ऐसा क्रूरता भरा हमारे सामने चेहरा पेश किया है जिसमें बताया जा रहा है कि नमक पर एक तो कर लगाया है, दूसरा अपनी मोनोपोली लगा दी है। मोनोपोली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी चीज पे मोनोपोली लगा दी, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो चीज प्रोड्यूस कर रही है आप सिर्फ उसे ही खरीद सकते हैं। अगर आपने लोकल उसे बना लिया, अगर आपने कहीं पर किसी भी फैक्ट्री में आप अलग से वर्क कर रहे हैं, आपने उस चीज को प्रोड्यूस कर दिया, तो वो चीज आपके लिए कह सकते हैं इलीगल है। आप वो इलीगल वर्क कर रहे हैं, आप वो सही काम नहीं कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो लेटर था जिसमें 11 डिमांड्स लिखी गई थी, उसमें लास्ट टू लास्ट ये बात भी बोली गई थी कि अगर 11 मार्च तक मेरी डिमांड नहीं मानी गई, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। एक तरह की धमकी है, खुली चेतावनी है। गांधी जी कहते हैं इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस accompanied salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो महात्मा गांधी अपने जैसे 78 लोगों को, ट्रस्टेड लोगों को सॉल्ट मार्च करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये 78 लोग थे कौन, ये समझिए। गांधी जी काफी फुर्तीले थे, काफी तेज चलते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही जैसे तेज चलने वाले 78 लोगों को चुना जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके और उनके जितना तेज चल सके और उनकी एक एक बात को पहुंचा सके। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। तो ये जो यात्रा थी 240 मील की यात्रा थी। गांधी जी 240 मील पैदल गए थे। गांधी जी का आश्रम साबरमती से लेकर के गुजरात के कोस्टल टाउन ऑफ दांडी में, यानी ये जो पूरी की पूरी यात्रा थी साबरमती से दांडी थी, इसीलिए इस यात्रा को हम ज्यादातर दांडी मार्च भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज। तो 240 मील जो है वो सभी 24 दिन पूरा चलते हैं लगातार। 24 डेज यानी 10 मील एक दिन में चल रहे थे गांधी जी। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped and he told them what he meant by Swaraj and urged them peacefully defy the British। देखिए आज के टाइम में तो हमारे सामने सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी बात आसानी से कह देते हैं। अब चाहे वो बात कितनी भी सच हो या कितनी भी झूठ हो, लोग बातों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं और बड़े ही आसानी से वो काफी लोगों तक अपनी बात पहुंचा भी देते हैं। लेकिन उस वक्त पर गांधी जी को सुनने के लिए या गांधी जी को अगर अपनी बात किसी के सामने रखनी हो तो गांधी जी को जाना पड़ता था, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, तब अपनी बात कहनी पड़ती थी। गांधी जी ने 240 मील सिर्फ इसलिए नहीं चले कि उन्हें दांडी मार्च करना था, बल्कि एक ये भी रीजन था कि वो स्वराज का मतलब लोगों को समझा पाए। इसलिए वो 240 मील पैदल चल के गए ताकि वो जहां जहां पर रुके लोगों से बात करें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चल रहे हैं, रुक रहे हैं
उसके बाद रुक कर वो आराम करेंगे। आराम नहीं करते थे, रुक करके वो लोगों से बातें करते थे और उन्हें स्वराज का मतलब बताते थे और उन्हें कहते थे कि ब्रिटिश लोगों को आप डिफाई करिए, यानी ब्रिटिश लोगों का आप बहिष्कार करिए, आप इनकी बातें मत मानिए। तो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने मोनोपोली लगा दी थी। मोनोपोली का मतलब आप अपना लोकल सॉल्ट नहीं बना सकते, तो गांधी जी ने उनके इसी नियम को भंग करने के लिए एक लोकल सॉल्ट बना दिया। बॉइलिंग सी वाटर से, यानी समंदर के पानी से उन्होंने नमक तैयार कर दिया और उसी नमक को तैयार करते हुए उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी को हम बोलते हैं दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई। तो ये मूवमेंट किस तरह से अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था, इस चीज को हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या था। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।